नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जजमेंट जो है इसने राइट टू एजुकेशन को एक मुद्दा बना दिया कि एजुकेशन एक मुद्दा है भी या नहीं है, एक राइट गारंटीड है भी या नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ क्या था इस केस में, क्योंकि इसके बाद फिर उन्नी कृष्णन का मामला हुआ जो कि काफ़ी क्लियर कर दिया चीज़ों को। तो इसमें हुआ क्या था, तो कर्नाटका ने एक लॉ पास किया। उस लॉ का नाम क्या था? कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस। बस कैपिटेशन फीस यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। कैपिटेशन फीस से, कैपिटेशन फीस क्या होती है, इसको आप एक तरीके से ये समझिए कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा दाम होगा। ठीक है, जैसे कि जो बीटेक सीएस की काफ़ी डिमांड होती है, इतनी सीट होती नहीं है लेकिन बीटेक सीएस की काफ़ी डिमांड होती है। तो मान के चलो एक कॉलेज है, ठीक है, अब वहाँ पे सीएस की काफ़ी डिमांड हो गई, मुझको एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए फीस थी, उसको 10 लाख कर दिया, 15 लाख कर दिया। तो ये प्रैक्टिस को रोकने के लिए कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक ये एक्ट निकाला जिसको कैपिटेशन फीस को रोका जा सके। सीधा साधा एक्ट था कैपिटेशन फीस को रोकने के लिए। ठीक है, अब उसी एक्ट के सेक्शन 5(1) में लिखा हुआ था कि स्टेट जो है वो ट्यूशन फीस को रेगुलेट कर सकेगा। ट्यूशन फीस मतलब किसी भी तरीके की जो फीस है, ट्यूशन फीस, पढ़ाने की फीस, मैनेजमेंट फीस, एडमिशन फीस, हर तरीके की फीस को स्टेट रेगुलेट कर सकेगा। समझ रहे हो आप? प्राइवेट कॉलेज के फीस को स्टेट रेगुलेट कर सकेगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब 5 जून 1989 को जो कर्नाटका सरकार है वो नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन निकलता कैसे है इसके उस पर, क्योंकि इसी सेक्शन के उसमें लिखा हुआ था कि स्टेट जो है रेगुलेट कर सकेगी। अब करेगी कैसे? नोटिफिकेशन निकाल दिया। और नोटिफिकेशन में क्या बोला कि जितने भी स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, उनमें जो गवर्नमेंट सीटें हैं। अब गवर्नमेंट सीट का क्या मतलब कि होता क्या है ना कि कुछ प्राइवेट मेडिकल भले ही प्राइवेट है लेकिन कुछ सीटें गवर्नमेंट बच्चों, मतलब गवर्नमेंट से जो मेरिट से जो बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम दे करके आते हैं, रैंक से आते हैं, तो वो सीटें गवर्नमेंट हो जाती है। कि वो जो एग्ज़ाम से मेरिट वाले जो बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, ऐसे आए वैसे आए, तो जैसे जेईई मेंस एडवांस होती है, एक एग्ज़ाम होती है, तो मेरिट से बच्चे आए हुए हैं, तो कुछ सीटें जैसे 40% सीटें गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे आएंगे और उनका पैसा गवर्नमेंट देगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो गवर्नमेंट सीटें हैं उसकी फीस रहेगी 2,000 रुपये तक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बोल रहे हैं कि आप इससे ऊपर नहीं ले सकते, कि 2,000 रुपये तक गवर्नमेंट सीट के बच्चों की फीस रहेगी। ठीक है, अब वो कर्नाटका के वो बच्चे जो कि गवर्नमेंट सीट से नहीं है लेकिन कर्नाटका के हैं, उनके लिए 25,000 रुपये। ठीक है, और जो कर्नाटका के बाहर के हैं लेकिन इंडिया के ही हैं, इंडियन सिटीजन है लेकिन कर्नाटका के बाहर के हैं, उनके लिए कितना? 60,000 रुपये। और क्या बोला गया कि ये एग्जॉर्बिटेंट फीस है, कैपिटेशन फीस नहीं है, ये एग्जॉर्बिटेंट फीस है। एग्जॉर्बिटेंट फीस का क्या मतलब है कि जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले रहे हो, मतलब बात वही है, लेकिन कैपिटेशन ना बोल के इसको एग्जॉर्बिटेंट फीस बोल दिया। तो अब यहाँ तक आपको मामला समझ में आया कि यहाँ तक क्या मामला था कि इतना ये कैपिटेशन फीस को रोकने के लिए एक एक्ट लेके आए, उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब नोटिफिकेशन में सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है, सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है। और सरकार बोल रही है कि मेरिट वाले बच्चों के लिए 2,000 रुपये फीस, कर्नाटका के बच्चों के लिए 25,000 रुपये फीस, और कर्नाटका के बाहर के लिए 60,000 रुपये फीस, कि इतनी मैक्सिमम फीस है, इससे ऊपर नहीं ले सकते आप, यहाँ तक ले सकते हो आप। बाकी जितनी भी आपको लेनी है 60,000 रुपये तक आप ले सकते हो, 25,000 तक आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रेज हुआ है।
क्वेश्चन क्या रेज हुए। अब क्वेश्चन आपको समझने के लिए सबसे पहले मोहिनी जैन की आपको कहानी जाननी पड़ेगी कि मोहिनी जैन एक लड़की थी जो कि कर्नाटका के बाहर की थी। उसका कर्नाटका में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हुआ तो उससे 60,000 रुपये मांगे गए। उसने मना कर दी कि भैया इतने तो है नहीं मेरे पास, और आप कर्नाटका के बच्चों से 25,000 रुपये ले रहे हो और गवर्नमेंट सीट वाले बच्चों से 2,000 रुपये ले रहे हो, मुझसे 60,000 रुपये क्यों ले रहे हो आप? ये तो नाइंसाफ़ी, ये तो कैपिटेशन फीस है। जो कानून आप लेके आ रहे हो उसी कानून के हिसाब का, मतलब जो कानून आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो, जो प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस आप लेके आ रहे हो अपने उससे नोटिफिकेशन से। ये क्या बात होती है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप बोल रहे हो कि हाँ आप इतना ले सकते हो, अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो? ये तो कैपिटेशन फीस ही हो गई ना। तो इतनी मोहिनी जैन की कहानी थी। अब क्वेश्चन क्या ये रेज हुआ कि राइट टू एजुकेशन क्या वाकई में गारंटीड है या नहीं है। फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन इंडिया के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए क्या गारंटीड है क्या किसी भी फॉर्म में? राइट ये राइट है क्या आपके पास? फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्या राइट है क्या आपके पास? राइट टू एजुकेशन नाम की कोई चीज़ है क्या आपके पास? दूसरी चीज़ ये बोली गई कि ये जो कैपिटेशन फीस होती है, जो कैपिटेशन फीस आप बोल रहे हो, मोहिनी जैन जो बोल रही है कैपिटेशन फीस, तो क्या कैपिटेशन फीस वाकई में आर्बिट्रेरी है क्या? वाकई में आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्या? अब क्यों है, कैसे है, ये हम पिटिशनर्स और जो रिस्पोंडेंट ने आर्गूमेंट दिए थे हम थोड़ा उसको देख लेंगे क्यों है, और जजमेंट में भी आया, जजमेंट भी समझेंगे हम कि कैसे कैसे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन इसलिए ना कि चलो मेरिट तो ठीक है कि 2,000 रुपये फीस गवर्नमेंट सीट वाले बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि वो मेरिट से आए। लेकिन कर्नाटका के बच्चों के लिए 25,000 रुपये और आउटसाइड वाले बच्चों के लिए 60,000 रुपये, ऐसा क्यों? मतलब अगर किसी, मान के चलो कि ये 60,000 आउटसाइड में एक बच्चा है जिसकी ओवरऑल रैंक अगर आप देखो तो बहुत अच्छे नंबर है और उसकी 2,000 कुछ रैंक है, ठीक है, लेकिन उसको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन कर्नाटका का कोई बच्चा, उसकी 20,000 रुपये, 20,000 रैंक है, 2,000 20,000, लेकिन उस 25,000 रुपये देने पड़ेंगे उसको। और मान के चलो इसके पास नहीं है तो जिसके पास है पैसे, वो पैसे खरीद के एडमिशन खरीद सकता है। तो मतलब मेरा जो एजुकेशन है वो मेरिट के हिसाब से नहीं है, वो पैसे के हिसाब से, कि जिसके पास पैसा होगा वो एडमिशन खरीद लेगा। तो ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये इनका कहना है कि कैपिटेशन फीस। तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करना था, इश्यूज थे उनके सामने कि क्या कैपिटेशन फीस वाकई में आर्बिट्रेरी है और क्या ये वाकई में वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है क्या? ये दूसरा इशू था। और तीसरा इशू था कि ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, ये वाला नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाला है, क्या ये इस एक्ट के अंतर्गत है क्या? मतलब ये इसके स्कोप में आता है क्या? मतलब ये एक्ट खुद बोलता है कैपिटेशन फीस को प्रिवेंट करेगा और फिर ये नोटिफिकेशन निकाल देता है, तो क्या ये इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा? ये नोटिफिकेशन को प्रोटेक्ट कर पाएगा ये एक्ट? तो ये सारी इश्यूज थे। अब देखते हैं कि वाकई में हुआ क्या, क्या कंटेंशंस थे और क्या जजमेंट था। मेनली जजमेंट क्या आया था, क्योंकि जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बाद में ओवर रूल हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गई, उनके पास 3 क्वेश्चन थे कि क्या राइट टू एजुकेशन क्या वाकई में गारंटीड है क्या इंडिया के लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि कैपिटेशन फीस क्या वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। तीसरी चीज़ ये कि वो जो नोटिफिकेशन निकाला है क्या वो एक्ट के हिसाब का ही है या फिर उसके बियॉन्ड द स्कोप है, कि एक्ट की इतनी पावर ही नहीं थी और उन्होंने अपने हिसाब से ही ये नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो ये 3 इशू डिस्कस करने के लिए थे। पिटिशनर जो मोहिनी जैन थी उन्होंने क्या बोला कि ये कैपिटेशन फीस ही है, एग्जॉर्बिटेंट फीस नहीं है, ठीक है, और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्योंकि कैपिटेशन फीस है इसलिए। अब वहीं पे रिस्पोंडेंट ने इंटरेस्टिंग बात बोली। रिस्पोंडेंट ने ये बोली कि सर मेरी क्या गलती, मैं तो लॉ के हिसाब से चल रहा हूँ, लॉ में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है
लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो रेगुलेट करेगी, ठीक है, हमने मान लिया। नोटिफिकेशन में आया था कि आप 60,000 तक आप फीस ले सकते हो आउटसाइड स्टूडेंट्स रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ कर्नाटका, आप उनसे 60,000 रुपये आप उनसे ले सकते हो। तो वो तो कानून में लिखा है, तो उसमें मैंने गलत क्या किया, ऐसा उनका कहना था। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि भैया कि जज साहब, एक बच्चे का मुझको 5 लाख रुपए खर्चा होता है एक बच्चे का मेडिकल, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई महंगी होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों पढ़ाइयाँ महंगी होती है। अब मेडिकल की पढ़ाई में एक बच्चे का 5 लाख रुपए सर मुझको मेरा खर्चा लगता है। अब मुझको कोई गवर्नमेंट से पैसे तो मिलते नहीं है, स्टूडेंट्स 16 लोग हैं, अब इनसे भी मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा बताओ, 60,000 रुपये इतने तो मुझको चाहिए ना। तो इनका ये कहना था। अब सबकी पिटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों की बातें सुनी गई, कुल मिला के फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सबसे पहला इशू था कि राइट टू एजुकेशन गारंटीड है या नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब आज़ादी मिली थी भारत को, तब 70% जनता जो थी वो इलिटरेट थी, 70% जनता इलिटरेट थी। और उस टाइम पर सरकार की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये हालत नहीं थी कि वो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना सके, इसीलिए डीपीएसपी में डाल दिया था उसको, आर्टिकल 41 और 45 के नाम से, कि स्टेट प्रयास करे हर किसी को एजुकेशन दे। अब वो ज़रूरी क्यों था, क्योंकि इलिटरेट पीपल फंडामेंटल राइट को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। इलिटरेट आदमी को ये पता ही नहीं होगा जब मेरे फंडामेंटल राइट है क्या, राइट टू लाइफ क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, समानता का अधिकार, ऑक्यूपेशन का अधिकार, ये सब क्या होता है, अनटचेबिलिटी क्या होती है, जब उनको मालूम ही नहीं होगा तो अपना फंडामेंटल राइट को वो एंजॉय कैसे करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी है एजुकेशन। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिव विद डिग्निटी, 21 में मेंशन्ड है ये। लेकिन एक आदमी डिग्निफाइड तरीके से कैसे जी पाएगा जब उसको जानकारी नहीं होगी कुछ, क्यों जानकारी मतलब डिग्निफाइड लाइफ वो कैसे जी पाएगा अगर उसको फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं पता होगा, तो उसके अधिकारों के बारे में नहीं मालूम होगा, तो कितना बिल आ रहा है, कहाँ देना है, डिस्प्यूट होता है तो कहाँ मुझको अपील करनी है, जब उसको कुछ पता ही नहीं होगा। अब पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इलिटरेट है। तो इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड। ठीक है, राइट टू एजुकेशन गारंटीड है। अब राइट टू एजुकेशन कहाँ तक गारंटीड है, कौन से बच्चों को मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को मिलेगा, पीएचडी तक को मिलेगा क्या, प्राइमरी तक को मिलेगा क्या, 12th तक के बच्चों को मिलेगा, कॉलेज के बच्चों को मिलेगा, कहाँ तक बच्चों को मिलेगा, कुछ क्लियर नहीं किया। इतना बता दिया कि हाँ राइट टू एजुकेशन गारंटीड है, और फंडामेंटल राइट है ये अभी तक नहीं बोला है। राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। आर्टिकल 21 से लेके तो आए हैं, लेकिन 21 में इंक्लूडेड रखा गया इसको नहीं। बस अभी तक इतना ही बोला गया कि राइट टू एजुकेशन एक पार्ट है, मतलब गारंटीड है, राइट टू एजुकेशन गारंटीड है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग। और क्या बोला कि कैपिटेशन फीस वॉलेटिव है क्या, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अजीब बात कर दी कि स्टेट की ड्यूटी है एजुकेशन देना, डीपीएसपी में दिया हुआ है, स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट जो है एजुकेशन कैसे देगा, सीधी सी बात है, या तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से देगा या फिर गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी से देगा, या तो खुद की होगी या फिर रिकॉग्नाइज्ड होगी। अब जब स्टेट किसी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज स्टेट की एजेंट बन जाती है। मतलब मान के चलो एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, मैंने खोल ली XYZ। अब यूनिवर्सिटी मैंने खोल ली या कॉलेज मैंने खोल लिया, तो उसको मुझको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा ना कि हाँ ये कॉलेज है,
वरना ऐसी फेक यूनिवर्सिटी तो कई सारी खुल जाती हैं। वो डिग्री किसी काम की भी तो होनी चाहिए, जो कॉलेज से आपको डिग्री मिले, तो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, भले ही प्राइवेट क्यों ना हो, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, एक लाइसेंस तो लेना पड़ता है ना। तो अगर गवर्नमेंट ने आपकी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब आप गवर्नमेंट के एक एजेंट बन गए हो। अगर आप गवर्नमेंट के खुद के एक एजेंट बन गए हो, इसका मतलब क्या, अब आप सरकार का काम करोगे। सरकार का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के एजेंट बन गए, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन आप रोल प्ले करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शन दिए गए हैं वो आप पूरा करोगे। और वो क्या है, हर किसी को एजुकेशन देना। हर किसी को एजुकेशन देना है का क्या मतलब है, अगर आपने 2,000 रुपये रखी है आपने सरकारी गवर्नमेंट सीट्स, तो आपको 2,000 में हर किसी को देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2,000 तो चलो ठीक था, समझ में आता था, लेकिन जो 25,000 और जो 60,000 रुपये वाला था, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो नहीं ले सकता एडमिशन, जिसके पास पैसा है वो एडमिशन खरीद सकता है। तो ये जो आपने वो किया है कि नॉन मेरिट जो है फाइनेंशियल उस पर सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ये तो डायरेक्ट वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये तो। इसीलिए ये बोला गया कि कैपिटेशन फीस गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि कैपिटेशन फीस गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी को आप सरकार रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो वो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, भले प्राइवेट था, लेकिन सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब क्या, अब वो सरकार के रोल प्ले करेगी। सरकार का क्या रोल है, एजुकेशन देना। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा अगर आप देखो, थोड़ा थोड़ा अगर पिक्चर आप समझो, तो उनका ये कहना था कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट में आते हैं, मतलब स्टेट है वो राइट टू, क्योंकि फंडामेंटल राइट आप किसके खिलाफ इन्फोर्स करवा सकते हो, स्टेट के खिलाफ, है कि नहीं। तो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हो कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है मेरे, तो प्राइवेट नहीं है वो, फिर एक आर्टिकल 12 में स्टेट बन चुकी है वो। और यही सुप्रीम कोर्ट बोलना चाह रही है कि आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब आप नहीं रहे, अब आप सरकार का रोल प्ले कर रहे हो। तो आपने 25,000 और 60,000 रुपये कैसे कर लिया, उतनी फीस रखो जितनी गवर्नमेंट सीट के बच्चों के लिए, तो आपकी जो फीस होगी वो 2,000 रुपये ही होगी, 25,000 60,000 नहीं, 2,000 रुपये ही होगी, 2,000 रुपये ही होगी। लेकिन सर वो खर्चा वर्चा कुछ नहीं, 2,000 रुपये ही होगी। आई बात समझ में। तो ये बता दिया कैपिटेशन फीस वॉयलेटिव होती है आर्टिकल 14 की। और तीसरी चीज़ जो थी हमारी कि नोटिफिकेशन है क्या, तो नोटिफिकेशन बिल्कुल बियॉन्ड द स्कोप है, कि आप एक तरफ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एक्ट है। क्यों? एक तरफ तो आप एक्ट लेके आ रहे हो, कैपिटेशन फीस आप वो करोगे, और जो 60,000 रुपये है जो आप मांग रहे हो वो क्या है, कैपिटेशन फीस ही, और उसको और कुछ नहीं बोल सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप कुछ भी बोल लो, लेकिन वो है कैपिटेशन फीस ही। नोटिफिकेशन से जो आप बोल रहे हो ना, ये सब कैपिटेशन फीस ही आपने डिसाइड करी है, तो ये कैपिटेशन फीस ही है। तो जो नोटिफिकेशन है ये बियॉन्ड द स्कोप है, और वो 60,000 रुपये जो 25,000 रुपये, आप तुरंत स्ट्रक डाउन करो इसको। ये साफ साफ ऐसा बोल दिया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि मेन चीज़ यहाँ पे ये वाली थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और यही सुधरेगी उन्नी कृष्णन वाले जजमेंट में। कि इसमें दिक्कत क्या हुई ना, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आपने बांध दिया, आप इतनी ही फीस लोगे, गवर्नमेंट जितनी ले रही है आप उतनी ही लोगे। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट के एजेंट हो, आप खुद की एक प्राइवेट एंटिटी नहीं हो, आप गवर्नमेंट के एजेंट हो आप। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट से पैसा तो मिलता नहीं है, अब यूनिवर्सिटियाँ बंद होने की कगार पे आ गई, कई सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई। अब जैसे आप पहले बोल रहे थे कि एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई तो एजुकेशन तो वैसे भी किसी को नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्नी कृष्णन का केस हुआ था, उसमें कई सारी बातें डिस्कस की गई जो यहाँ पे सही से डिस्कस नहीं की गई। जैसे कि राइट टू एजुकेशन क्या फंडामेंटल राइट है क्या, और एजुकेशन मतलब कितनी एजुकेशन,
और प्राइवेट एजुकेशन क्या वाकई में बिल्कुल मतलब खुद की अगर यूनिवर्सिटी भी हो, मैं खुद की खोल रहा हूँ, ना इधर से पैसे ले रहा हूँ ना इधर से, ना गवर्नमेंट से कुछ एड ले रहा हूँ मैं, तो क्या मेरे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं खुद की एक कॉस्ट रख सकूँ कि मेरी कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, कितने टीचर्स होंगे, कितने स्टूडेंट? क्या मेरे पास ये अधिकार भी नहीं है क्या? आप मेरे को मतलब इतना मान रहे हो, और क्या मैं एजेंट हूँ क्या? क्या मैं आर्टिकल 12 में जो स्टेट का इंस्ट्रूमेंट हूँ क्या मैं? ये सब बातें थी जो कि यहाँ पे इतना तो बोल दिया कि आप एजेंट हो, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे पूरा डिस्कस किया गया, क्योंकि वहाँ पे मेन कंसर्न ये था ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे दिक्कत आ रही थी। और लेकिन जितना जो भी होल, मोहिनी जैन को कोई रिलीफ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मोहिनी जैन को तो एक तो मेरिट से भी नहीं थी, वो रैंक वैंक भी नहीं लगी थी, तो उनको कोई रिलीफ मिला नहीं था। ठीक है, और बाकी ये था हमारा पूरा केस मोहिनी जैन वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।